सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ 13 सरस्वती पाठशाला पढ़ाने जा रही हूँ। पाठशाला का अर्थ क्या होता है आपको पता है? पाठशाला का मतलब होता है स्कूल। पहले जो होता है अधिकतर सभी स्कूल का नाम सरस्वती पाठशाला रखा जाता था। सरस्वती क्यों रखा जाता था? क्योंकि जो विद्या की देवी है वो माँ सरस्वती है ना। तो धीरे धीरे लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोल लिए, अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब स्वतंत्रता से पहले अधिकतर स्कूल्स का नाम सरस्वती पाठशाला होता था। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता से पहले की कहानी है। अपने स्कूल के बारे में वो बता रहे हैं, अपनी जो जब वो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहाँ से की उस समय को याद करते हुए ये लेसन को बता रहे हैं क्या क्या लिखा है उन्होंने। कि उस समय ब्रिटिश शासन काल में था ये जो स्कूल था इनका, और फिर बाद में इसको स्वदेशी घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय लगा दिया गया, यानी जो सरकार है उससे इस स्कूल का संबंध विच्छेद हो गया। ठीक है, ये है इस कहानी स्कूल के पाठ। पहले हम लोग इसके शब्द पढ़ लेंगे। टोरिया, टोरिया का अर्थ है बड़े बड़े पत्थरों वाला टीला या छोटी पहाड़। खूंखार, हिंसक, डरावना। नौबत, हालत, स्थिति। बेकाबू, अनियंत्रित। क्लिष्ट, कठिन। विफल, असफल। नहरन, मूर्ति निर्माण के समय अतिरिक्त मिट्टी खुरचने के काम आने वाला छुरीनुमा औजार। खपरेल, मिट्टी के खपरों की बनी छत। प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, समर्थन, अनुमोदन, किसी का पक्ष लेना। अधिवेशन, बड़ी सभा। अवरुद्ध, बाधित, रुका या रोका हुआ। आकृति, रूप, चेहरा। लहीम, शहीम, खट्टे, कट्टे। ठीक है, ये इसके शब्द हैं। अब हम जरा इसका पाठ पढ़ लेते हैं। झांसी के मोहल्ले से बहुत दूर दूर बसे हुए थे शहर, सिपरी, बाजार और सदर। झांसी का मुख्य सबसे बड़ा मोहल्ला सदर है। किले से लगा हुआ यही पुराना शहर है। इसी में झांसी का सबसे बड़ा बाजार छावनी से लगा हुआ मोहल्ला है। इससे 2 मील के फासले पर स्टेशन और सिपरी बाजार है। हम तीनों मोहल्लों से दूर थी इन तीनों मोहल्लों से दूर थी हमारी सरस्वती पाठशाला। लेखक बता रहे हैं कि कहाँ उनकी पाठशाला थी। दोनों तरफ सड़कें थी और सामने क्या था? छोटे छोटे पहाड़ों का टीला और झांसी का प्रसिद्ध किला। स्कूल के सामने खेल का मैदान था और कमरों की छत खपरेल से बनी हुई थी। ठीक है, और फिर ये बताया कि उनका नाम कहाँ लिखवाया गया? 1920 में तीसरे दर्जे मतलब तीसरी क्लास में उनका नाम लिखवाया गया था। तब वह सरकारी स्कूल, सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्कूल था। यानी कि सरकारी स्कूल कैसा था? यानी गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट के अंग्रेज के अधीन था उस वक्त ये स्कूल था ना। और इसमें क्या हुआ, इंडियन स्कूल के मेडल बांटे गए। मेडल तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं ना, देखा होगा आपने, जो तांबे या पीतल के बने हुए थे। उन पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर बनी थी। मैं मेडल लेकर घर पर आया तो बड़े भाई ने प्रसन्नता प्रकट नहीं की। क्यों नहीं की होगी पता है आपको? क्योंकि भारत जो है स्वतंत्र नहीं था और जो मेडल था उसमें जॉर्ज पंचम यानी अंग्रेजी जो अधिकारी था उनकी फोटो लगी हुई थी, इसलिए उनके भाई को कोई खुशी नहीं हुई उसकी। फिर जिस मास्टर साहब ने ये मेडल दिया था वो अंग्रेजों के भक्त थे, मतलब पूरे अंग्रेजों के भक्त थे, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते थे। वो हमेशा खूंखार मुद्रा में रहते थे, यानी गुस्से में रहते थे। और जिस दिन मेडल बंटे उस दिन वो जरूर मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए होंगे? क्योंकि वहाँ पर जो है मेडल जो भी मिला उनमें सब अंग्रेजी जो अधिकारी थे उनकी फोटो थी। उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनके स्कूल का नाम बदल दिया गया और राष्ट्रीय सरस्वती स्कूल बन गया। यानी कि अब वहाँ पर क्या होने लग गया था? अंग्रेजी जितने लोग थे उन सबको बाहर कर दिया गया था और सारे हिंदू या भारतीय लोग हैं उनके लिए कार्य करने की प्रेरणा दे रहे थे, वो लोग दे रहे थे। फिर क्या हुआ, उनके स्कूल में एक शिक्षकों की सभा हुई विद्यार्थियों की, और उसमें क्या कहा गया कि विदेशी कपड़े कोई नहीं पहनेगा, इसकी प्रतिज्ञा की गई। और फिर क्या किया गया, एक छोटी सी होली जलाई गई और उस होली में क्या जलाया गया, जितने भी लोगों ने विदेशी कपड़े या जो अब जिनके पास टोप कुछ भी जो भी अंग्रेजी चीज़ें थी उनके पास, उन सबको उन्होंने उस आग में डालकर स्वाहा कर दिया। अब जब वो घर आया, घर आकर उसने भी क्या किया, अपनी टोपी उतार कर फेंक दी, क्योंकि सभी लोग जला रहे थे, उसने भी अंग्रेजी चीज़ थी इसलिए उसको जला दिया। घर आया तो उसको लगा कि अब मेरे को घर में बहुत डांट मिलेगी, लेकिन उसके भाई ने उसका समर्थन किया, क्योंकि उसका भाई जो है भारत को आज़ाद होते हुए देखना चाहता था या वो स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहता था। अब ये बता रहे हैं कि राष्ट्र होने का अर्थ क्या था? कि सरकार से संबंध विच्छेद, अब सरकार पे उनका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। पुराने शिक्षक चले गए जो कि अंग्रेजी थे और गांधी टोपी पहनने वाले शिक्षक वहाँ पर आ गए। और एक बार उनके स्कूल में बता रहे थे गांधी जी भी आए। स्कूल के पड़ोस में बंगला था जहाँ पर गांधी जी को ठहराया गया
और वहाँ पर उनके स्वामी थे, इस बंगले के जो मालिक थे वो लाला गंगा सहाय थे, और उन्हीं के यहाँ उनके पापा जो है मुनीम थे। ठीक है, और लाला गंगा सहाय अंग्रेज भक्त ठेकेदार थे। राय बहादुर का किताब भी उन्हें मिला हुआ था। वह सदर में रहते थे, बहुत से मकान और दुकानें उन्हीं की थी। गांधी जी, इसलिए गांधी जी को उन्होंने अपने बंगले में ठहराकर उन्होंने साहस का काम किया था, क्योंकि वो अंग्रेजों के काम करते थे। गांधी जी क्या थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक करते थे, कैसे आपको करना है, क्रांतिकारी कार्य करवाने के लिए। ठीक है, तो और उन्होंने ये हिम्मत की बात थी कि उन्होंने गांधी जी को ठहराने में अपना बंगला दिया, क्योंकि वो काम तो अंग्रेजों का करते थे ना। और फिर विद्यार्थियों ने क्या किया, लाइन लगाकर गांधी जी के सामने धीरे धीरे निकलते गए और दर्शन करते गए। और उन्होंने बताया कि गांधी जी ने टोपी पहनी हुई थी, टोपी नहीं पहनी थी, पगड़ी पहनी हुई थी। फिर उनका भाषण था, वो कह रहे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन उनके पिताजी ने उनको कंधे पर बैठाकर गांधी जी का उन्होंने दर्शन किए थे उस वक्त। फिर उन्होंने कहा वहाँ पर क्या हुआ, कई बार कांग्रेस अधिवेशन होता था और वहाँ पर कई लोग आते थे जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे। वहाँ पर सारा कार्य जो है कि जो हमने अब क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब की नीतियाँ वो वहाँ पर बनाते थे। और वहाँ पर क्या होता था, फिर वो कहते थे ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी निश्चल कवि, नाटककार, अध्यापक थे। उनके अध्यापक भी थे और एक कवि भी थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, उन्होंने एक गीत लिखा था, बोलिए सप्रेम बार बार वंदे मातरम। ये उनका एक लिखा हुआ गीत था जिसको प्रार्थना के रूप में सारे छात्र और अध्यापक गाते थे। और त्रिपाठी जी ने क्या करा, 10वें दर्जे में चलकर मुझे रामचरितमानस का अयोध्या कांड पढ़ाया था। करुणा से अवरुद्ध कंठ, आंखें छलछलाई हुई, घनी मूंछों में होठ कुछ कहने का उनका प्रयास करते। लगता था त्रिपाठी जी स्कूल में नहीं, तुलसीदास के साथ भरत और कौशल्या का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। फिर वो एक और टीचर के बारे में बता रहे हैं, उनका नाम था रुद्र नारायण जी, जो उपन्यासकार थे, और वृंदावन लाल वर्मा जी लिख चुके हैं। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद के परम मित्र भगवान दास माहौर और सदाशिव राव जैसे क्रांतिकारियों के शिक्षक, पंजाब लड़ाने में आचार्य, नाट्यकर आदि लंबी नुकीली नाक वाला मास्टर रुद्र नारायण हमें ड्राइंग पढ़ाते थे। अब वो कैसे थे, छोटा कद था उनका, और जो उनकी नाक थी बहुत ज़्यादा नुकीली तीखी थी, और वो उन्हें क्या पढ़ाते थे, ड्राइंग पढ़ाते थे। और उन्होंने रेखाओं से निराकार कर कला का अभ्यास न कराकर सीधे मनुष्य की आकृति के चित्र बनाना सिखाया। और वहाँ पर पहले क्या होता है, उनको बच्चों को सब चीज़ सिखाते थे। अभी भी कहीं कहीं होती है, एक्टिविटीज़ होती है ना, उनका नाम एक्टिविटीज़ कर दिया गया है। पहले क्या होता था, जैसे उनको ड्राइंग बनाना सिखाया, अब यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि हमें मिट्टी से मूर्ति बनाना भी सिखाया। और वो कहते हैं हम वहाँ पर बैठ के बहुत सी मूर्तियाँ बनाते थे, और वो किसकी बनाते थे, राष्ट्रीय नेताओं होते थे, नेता उनकी तस्वीरों को देख देख कर वो मूर्तियाँ बनाते थे। और उनमें से कह रहे हैं अधिकांश मूर्तियाँ जो उनके टीचर थे रुद्र नारायण जी की बनाती थी। और वो कह रहे मास्टर साहब खेल कूद में बराबर साथ लेते थे, पढ़ने लिखने के साथ बच्चों को खेलने कूदने का भी अभ्यास कराते थे। ठीक है, और अब जब किसी एक मुद्दे पर टीचर और स्टूडेंट्स एक ही मुद्दे पे बात करते थे, तो क्या होता था, उनमें जो टीचर और अध्यापक और उसका अनुशासन वो कम हो गया था। अब वो दोस्तों की तरह हर तरीके की बातों को करते थे। उस वक्त उनका मुद्दा क्या था, मेन उन सभी का, चाहे वो छात्र थे चाहे वो अध्यापक थे, उन सभी का एक ध्येय था कि हमें क्या करना है, अपने देश को किसी भी प्रकार अंग्रेजों से आज़ाद करना है। ठीक है, तो इसलिए उनका क्या हो गया, वो कह रहा हमारे बीच में अनुशासन नहीं रह गया, अब हम लोग मित्र की तरह रहते थे। फिर उन्होंने कहा मास्टर रुद्रप्रयाग ने कई घटनाएं कई लोगों को हंसते हुए सुनाई। उसने जैसे उन्होंने बताया कैसे मूर्तियाँ बनाई है, वो सारी चीज़ें फिर उन चीज़ों को भी लोगों को बताते थे। ठीक है, और वो मास्टर स्वरूपनाथ हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। कहते बहुत नाटे किंतु पढ़ाने में अत्यंत कुशल थे, उनकी लिखावट बहुत ही सुंदर होती थी। मैंने उन्हें विद्यार्थियों को झलकते देखा है, इसका याद नहीं। वे सरस्वती पाठशाला छोड़कर मैकडलन हाई स्कूल चले गए। जिस दिन स्कूल छोड़ रहे थे, सब लड़कों के मन बहुत उदास थे। लड़कों ने उनसे कहा आप हमें दूसरे स्कूल में मत जाइए। उन्होंने बड़े प्यार से सबको सिखाया कि मजबूर होकर उन्हें दूसरे स्कूल में जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि कई टीचर होते हैं ना जो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बच्चे में उनसे बहुत अटैच हो जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बच्चों का संबंध बन जाता है। अगर टीचर कोई जा रहा होता है तो बच्चों को पूरा लगता है कि हमारे टीचर क्यों जा रहे हैं। ऐसे ही जो उनके अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर थे, क्योंकि वो जो विद्यालय था उनका राष्ट्रीय विद्यालय हो गया था, इसलिए जो अंग्रेजी के टीचर थे उनको दूसरे
आना पड़ा। और बच्चे बहुत उदास थे क्योंकि उनकी टीचर वो बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने बोला, हम लोगों को विश्वास था कि सबसे अच्छे खिलाड़ी हमारे स्कूल में हैं। हर नारायण गंगाधर जहाँ गेंद फेंकने वाली हो वहाँ किसी भी टीम का जीतना दुश्वार था। हर नारायण शहर के सबसे तेज दौड़ने वालों में थे। गेंद फेंकने के पहले सिर्फ तीन डग दौड़ते थे और इतने जोर से फेंकते थे कि खेलने वाला अजनबी होने पर हिचकिचा जाता था। गंगाधर धीरे फेंकते थे लेकिन खिलाड़ी के पैर के पास तिरछी गेंद होकर विकेट से टकरा जाती थी। रहीम शहीम आकार वाले रहीम प्रताप सिंह यथा नाम तथा गुण फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वो बता रहे कि उनके स्कूल में खेल कूद भी होता था और वहाँ पर भी जो कैसे कैसे खिलाड़ी थे। सदर बाजार से हमारी पाठशाला दूर थी। सड़क का रास्ता लंबा था। किले के पास पहाड़ी के ऊपर कच्ची पगडंडी वाला रास्ता कुछ छोटा था। मैं अक्सर नंगे पैर स्कूल जाता था और झांसी की बर्फीली पैरों की प्रिय लगती थी। स्कूल के ध्यान में रास्ता मालूम ही ना होता था। संभवतः सरस्वती स्कूल की आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं थी। 5वां दर्जा पास होने के बाद अपने भाई के साथ मैं मैकडलन हाई स्कूल आ गया, लेकिन सरस्वती पाठशाला के राष्ट्रीय होने के बाद 2 वर्षों तक वहाँ के वातावरण ने मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी। वैसा वातावरण फिर न मिला क्योंकि वो स्कूल अच्छा नहीं था, ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो फिर स्कूल को गवर्नमेंट वहाँ से हटाकर हाई स्कूल वाले स्कूल में डाल दिया, उनकी अंग्रेजी का स्कूल था। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे अंदर एक अमिट छाप थी जो मैं जिंदगी भर उस स्कूल को नहीं भूल पाया। ये उन्होंने, अब देखो उसको जब याद होता है तभी इंसान लिखता है ना, तो ये पूरा पाठ उन्होंने उसी अपने स्कूल को याद करते हुए लिखा है। और अमिट छाप कैसे छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पर जो स्वतंत्रता के लिए वो लोग उसके बारे में हमें कैसे आज़ादी को प्राप्त करनी, जो भी वहाँ करते थे वो सब चीज़ें उनके मन में उसने अमिट छाप छोड़ दी, जो कभी ना मिटने वाली छाप होती, जो हमारे अंदर लग जाती है ना। ऐसे ही उनको अपना स्कूल बहुत ज़्यादा प्रिय था। तो ये आपका पाठ हो गया। इसके शब्द आप कॉपी करेंगे और प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजूँगी। धन्यवाद।